क्लास 10 के अंतर्गत आजकल हम लोग पाठ 6 जिसका नाम है जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। और आज इंट्रोडक्शन परिचय करेंगे इस पाठ में। हालांकि इसका वीडियो मैं पहले बना चुका हूं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसका हम लोग परिचय करते हैं। देखिए, कुछ बातें हैं। जैसे आपसे सबसे पहले बात यही पूछा जाता है कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, तो बता सकते हैं कि वह सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करता है जैव प्रक्रम कहलाता है। तो बहुत आसान सा आपका ये था कि जैव प्रक्रम क्या होता है। तो वह सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाता है। उसके बाद से दूसरा होता है पोषण। तो पोषण में कह सकते हैं किसी जीव द्वारा पोषक पदार्थों को ग्रहण करना तथा उनका उपयोग करना पोषण कहलाता है। ये भी समझ गए। किसी जीव द्वारा पोषक पदार्थों को ग्रहण करना तथा उनका उपयोग करना पोषण कहलाता है। उसके बाद से तीसरा होता है स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण तो कह सकते हैं स्वपोषी पोषण में पर्यावरण से सरल अकार्बनिक पदार्थ लेकर तथा बाह्य ऊर्जा स्रोत जैसे सूर्य का उपयोग करके उच्च ऊर्जा प्राप्त कर वाले जटिल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण होता है। यानी स्वपोषी पोषण में आप सिंपल में भी कह सकते हैं कि जो स्वपोषी पोषण होता है इसमें जो जीव होता है वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हालांकि इसमें अधिकतर जो पेड़ पौधे होते हैं वही जाते हैं। और ये देखिए देखते हैं हम लोग नहीं विषमपोषी पोषण। तो विषमपोषी पोषण में दूसरे सजीव द्वारा तैयार किए गए जटिल पदार्थ का अंतर्ग्रहण होता है। बता सकते हैं विषमपोषी पोषक में दूसरे जीवों द्वारा तैयार किए गए जटिल पदार्थों का अंतर्ग्रहण होता है। उसके बाद से एक और आता है जिसका नाम होता है मनुष्य में पोषण। तो कह सकते हैं मनुष्य में खाए गए भोजन का विखंडन भोजन नली के अंदर कई चरणों में होता है तथा पाचित भोजन क्षुद्रांत में अवशोषित करके शरीर की सभी कोशिकाओं में भेज दिया जाता है। उसके बाद 6 नंबर श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज जैसे जटिल कार्बनिक यौगिक का विखंडन होता है जिससे एटीपी का उपयोग कोशिका में होने वाले अन्य क्रियाओं को ऊर्जा प्रदान करने के लिए किया जाता है। और बता सकते हैं कि श्वसन वायु और अवायु हो सकते हैं। यानी जो श्वसन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है वायु और एक होता है अवायु। जो वायु होता है माने ऐसे श्वसन जिसमें वायु की आवश्यकता होती है उसको वायु श्वसन कहते हैं। और अवायु में ऐसे श्वसन जिसमें हवा की वायु की आवश्यकता नहीं होती है उसे अवायु श्वसन कहते हैं। वायु श्वसन से जीव को अधिक ऊर्जा प्राप्त होता है। जो वायु श्वसन होता है वायु श्वसन से जीव को अधिक ऊर्जा प्राप्त होता है। अब एक चीज़ आता है जिसका नाम होता है उत्सर्जन। यह भी समझ गए होंगे। तो उत्सर्जन देखते हैं उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप शरीर में उत्पन्न होने वाले वज्र यानी जो खराब पदार्थ होते हैं या जो अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से निष्कासन उत्सर्जन कहलाता है। तो शरीर के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं जैसे मान लीजिए कि मलमूत्र वगैरह हो गए और इसको जब शरीर से हम लोग क्या करते हैं बाहर निकालते हैं तो इसको हम लोग उत्सर्जन कहते हैं। उसके बाद से एक चीज़ और आता है जिसका नाम होता है मनुष्य में उत्सर्जी अंग। तो कह सकते हैं वृक्क त्वचा फुफ्फुस आंत तथा यकृत उत्सर्जी अंग होता है। उत्सर्जी अंग का मतलब होता है जो शरीर से मानव अपशिष्ट पदार्थ को जो अंग बाहर निकलता है उसी को हम लोग उत्सर्जी अंग कहते हैं। तो उत्सर्जी अंग में आप लिख सकते हैं कि वृक्क हो जाए जिसको किडनी कहते हैं, त्वचा पसीना बाहर निकलता है ना, फुफ्फुस हो गया, आंत तथा यकृत ये सभी उत्सर्जी अंग होते हैं। फेफड़ा फेफड़ा के बारे में ही पूछा जाता है। तो इसमें भी आप बता सकते हैं कि यह कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का उत्सर्जन करता है। यानी जो फेफड़ा होता है वह फेफड़ा का जो प्रमुख कार्य होता है। मान लीजिए हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं लोग, तो जो फेफड़ा होता है हमारे शरीर में हानिकारक गैस बनता है जिसका नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो फेफड़ा होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड को और जल को क्या करता है बाहर निकालता है उत्सर्जन करता है। तो बता सकते हैं फेफड़ा जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल को क्या करता है बाहर निकालता है। ये फेफड़ा का काम होता है। और उसके बाद से एक चीज़ आता है जिसका नाम होता है यकृत। ठीक है ना। तो यकृत में कह सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल पित्त वर्णक निष्क्रिय स्टेरॉइड्स
हार्मोन्स तथा वसा का उत्सर्जन करता है। यानी जो यकृत होता है कोलेस्टेरॉल, पीतवर्धक, निष्क्रिय स्टेरॉयड, हार्मोन तथा वसा का उत्सर्जन करता है। हमारे शरीर में अगर मान लीजिएगा कि बहुत अधिक मात्रा में कोलेस्ट्रॉल बन रहा है ना, तो बहुत हानि पहुंचाता है, तो इसको शरीर से बाहर निकालता है, चाहे पीतवर्धक को, निष्क्रिय जो स्टेरॉयड होते हैं उसको। आंत तो देखिए, आंत दो प्रकार का होता है, एक छोटी आंत, तो छोटी आंत बड़ा होता है और एक बड़ी आंत होता है छोटा। नाम से देखिएगा उल्टा काम करता है। छोटी आंत है तो इसका जो आकार होता है 6 से 8 मीटर होता है, और जो बड़ी आंत होता है उसकी जो लंबाई होती है 1 से 1.5 मीटर होती है। तो आंत का कार्य में अगर पूछता है ना, तो यकृत द्वारा उत्पन्न पदार्थों का उत्सर्जन ये करता है। नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। 15 नंबर है त्वचा। इनमें त्वचा के बारे में अगर कोई पूछता है तो इनमें अनेक श्वेत ग्रंथियाँ होती है जो जल और लवण का निष्कासन करती है। उसके बाद से पौधों में उत्सर्जी अंग, यह भी बता सकते हैं, कह सकते हैं कि पौधों में उत्सर्जी अंग नहीं पाए जाते हैं। 17 नंबर बता सकते हैं कि निम्न श्रेणी के जंतुओं में उत्सर्जन विसरण द्वारा होता है। और भी कह सकते हैं मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग जो होता है वृक्क होता है। आता है प्रश्न में कि मनुष्य में जो मुख्य उत्सर्जी अंग होता है कौन होता है, तो वृक्क कह सकते हैं। उसके बाद से मनुष्य में सहायक उत्सर्जी अंग त्वचा, यकृत, फेफड़ा, ये सब लिख सकते हैं। उसके बाद से मनुष्य में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, भोजन तथा उत्सर्जित उत्पाद सरीखों पदार्थों का वहन परिसंचरण तंत्र के कार्य होता है। परिसंचरण तंत्र में हृदय आ जाएगा, रुधिर तथा रुधिर वाहिनियाँ होती है। याद करो परिसंचरण तंत्र में कौन कौन से अंग आते हैं, तो आपका परिसंचरण तंत्र में हृदय आ जाएगा, रुधिर आ जाएगा तथा रुधिर वाहिकाएँ आ जाती है। तो परिसंचरण तंत्र में आपके हृदय आ जाएगा, रुधिर आ जाएगा, रुधिर वाहिकाएँ आती है। चलो उसके बाद से 21 नंबर है उच्च विभेदित पादपों में जल, खनिज, लवण, भोजन तथा अन्य पदार्थों का परिवहन, संवहन, उत्तक का कार्य जिसमें जाइलम तथा फ्लोएम होते हैं। देख रहे हैं ना, जाइलम हम लोग पढ़े थे ना, जाइलम जो होता है जड़ में पाया जाता है, जो जमीन से जल और खनिज लवण को खींच करके हमको क्या करता है, प्रदान करता है। तो ये बता सकते हैं आप, इसमें समझ गए बात को ना। और फ्लोएम जो होता है पत्तियों में पाया जाता है। आगे 22 नंबर आप बता सकते हैं कि मनुष्य में उत्सर्जी उत्पाद विलय नाइट्रोजनी यौगिक के रूप में वृक्काणु या नेफ्रॉन द्वारा निकाले जाते हैं। अगर मनुष्य के अंदर अगर नाइट्रोजन की मात्रा शरीर में अधिक बच रहा है, जैसे मनुष्य है, और मनुष्य के अंदर नाइट्रोजन अगर बहुत अधिक मात्रा में बच रहा है, तो उसको जो वृक्क होते हैं, किडनी होते हैं, उसके द्वारा बाहर निकाला जाता है। उसके बाद से 23 नंबर है कि पादपों में उत्सर्जन, यानी जो पेड़ पौधे होते हैं। तो एक बात जरूर याद रखिएगा, एक बात कि जो वाष्पोत्सर्जन होता है, जैसे प्रश्न पूछता है कि वाष्पोत्सर्जन किससे कहते हैं, तो आप बता दीजिएगा कि जो पेड़ पौधे के अंदर जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे के अंदर जो उत्सर्जी पदार्थ बनता है, जो उत्सर्जी अंग होते हैं, उसको शरीर से बाहर निकालने की जो घटना होती है, उसी को हम लोग वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन में पेड़ पौधे ऑक्सीजन निकालते हैं और अवशिष्ट पदार्थ निकालते हैं। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण से आप जानते होंगे ना कि जब सूर्य की उपस्थिति में जो पेड़ पौधे होते हैं जमीन से जल और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब भोजन का निर्माण करते हैं, तो इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। हालांकि प्रकाश संश्लेषण केवल हरे पेड़ पौधों में ही पाया जाता है, क्योंकि हरे जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जो अन्य जो बड़े बड़े जंतु होते हैं उसमें नहीं पाया जाता है। तो तनी एक और जो टॉपिक हम लोग देख लेते हैं, जिसका नाम है कि पादपों में उत्सर्जन। तो आप बता सकते हैं कि पादप अपशिष्ट पदार्थों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग करते हैं। देख रहे हैं ना, पादप अपशिष्ट पदार्थों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए विविध तकनीक का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए अपशिष्ट पदार्थ कोशिका रिक्तिका में संचित किए जा सकते हैं, या गोंद या रेजिन के रूप में तथा गिरती पत्तियों द्वारा दूर किया जा सकता है। वे अपने आसपास की मृदा में उत्सर्जित कर देते हैं। ये चीज़ भी आप बता सकते हैं।
तो पादप अपशिष्ट पदार्थों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए विभिन्न तकनीक का इस्तेमाल करते हैं और अपने अंदर से जब अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालते हैं तो इसी को उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, तो ये आपका था, बाकी का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना, धन्यवाद।